Good evening, students. Myself Sandeep Kumar. Welcome to ABN online classes. Let's start with the computer science class. Student, last class we have studied NumPy array. In this chapter, first we have studied introduction about NumPy array. After that, we have studied various types of method for creating NumPy array. Today, we are going to study some advanced method for creating NumPy array. So today's topic is other ways for creating NumPy array, other methods, and we are going to study other methods for creating NumPy array. So today's topic is other methods of creating NumPy array. In this topic, we are going to study for creation of NumPy array. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था, हम लोगों ने क्या किया लीनियर वैल्यूज के थ्रू NumPy array 1D एंड 2D को क्रिएट किया था. आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सब एडवांस मेथड स्टडी करेंगे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, NumPy array को क्रिएट कर सकते हैं. In this method, first we have to create an array by defining its data type. यानी अब तक हमने जो array बनाया था उस array में हमने data type को define नहीं किया था. इस मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि array का data type भी हम array के साथ में define कर सकते हैं. तो array के data type को define करने के लिए data type variable है उसको पैरामीटर में काम लिया जाएगा. यानी d type क्या होगा, उस array का data type define करेगा. data type का मतलब उस array में integer वैल्यू है कि float वैल्यू है कि character वैल्यू है. तो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज हम क्या करते हैं, उसका d टाइप डिफाइन करते हैं. तो इस d टाइप को हम लोग क्या करेंगे, अरे जो फंक्शन होगा उसमें एज ए आर्गुमेंट के रूप में पास करवाएंगे. यानी जिन वैल्यूज से आप अरे बना रहे हो, स्केलर वैल्यूज या लीनियर वैल्यूज से जब अरे बना रहे हो वो वैल्यूज तो होंगी ही. साथ में क्या होगा, d टाइप इक्वल टू उसका d टाइप होगा कि इंटीजर है या आप उसको वेक्टर बनाना चाहते हो या आप उसको फ्लोट बनाना चाहते हो. तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड मेथड हम जो स्टडी करने वाले हैं, इस मेथड में हम क्या करेंगे, उस एरे में लीनियर वैल्यूज के साथ में उसका डेटा टाइप भी हम डिफाइन करेंगे कि बाय यूजिंग डेटा टाइप हम एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम इसको बना सकते हैं. तो इसको हम स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे बनाते हैं. अब जैसे कि आपको पता है कि NumPy में एरे बनाने के लिए सबसे पहले NumPy को इंपोर्ट करना होता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NumPy को इंपोर्ट करेंगे. NumPy को इंपोर्ट करने के बाद में एरे फंक्शन के साथ से हम एरे को क्रिएट करेंगे. और एरे के साथ में जब एरे को क्रिएट करेंगे तो उसमें d टाइप एज ए पैरामीटर या एज ए आर्गुमेंट के रूप में हम उसको पास करवाएंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे क्रिएट करते हैं. तो NumPy एरे बनाने के लिए NumPy को इंपोर्ट करना होता है. तो उसमें स्टेटमेंट लिखते हैं import NumPy as np. यानी सबसे पहले हमने क्या किया, NumPy को इंपोर्ट कर लिया. NumPy को इंपोर्ट करने का मतलब उसका एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया np. अब हम क्या करेंगे, जो NumPy के जितना भी वर्क होगा वो किसकी सहायता से करेंगे, np ऑब्जेक्ट की सहायता से करेंगे. अब हमें क्या करना है, जो NumPy का ऑब्जेक्ट है np उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एरे क्रिएट करेंगे. तो हमने क्या लिखा, import NumPy as np. उसके बाद में हम एक वेरिएबल लेते हैं array1 इक्वल टू np डॉट array1 तो उस array का कंप्लीट array का एक नेम हो गया. np क्या हो गया, NumPy ऑब्जेक्ट हो गया. और डॉट array फंक्शन काम लेते हैं array को क्रिएट करने के लिए. स्केलर वैल्यूज हम पास करते हैं 10 20 30 कोमा. ये तो हो गए हमारी स्केलर वैल्यूज. यहां से हम लोगों ने क्या किया है, NumPy को इंपोर्ट कर लिया. NumPy को इंपोर्ट करने के बाद उसको ऑब्जेक्ट बना लिया np. अब np ऑब्जेक्ट की सहायता से हम लोग क्या करें, एरे को बनाएंगे. तो एरे का नेम हो गया array1, np हो गया NumPy का ऑब्जेक्ट और डॉट एरे का फंक्शन हो गया जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, एरे को क्रिएट करते हैं. और एरे में वैल्यूज पास करवाते हैं हमने 10 20 30. ये एरे की स्केलर वैल्यूज होगी. अब क्या करना है, हमें इसका d टाइप साथ में डिफाइन करना है. तो मैंने लिखा कोमा d टाइप इक्वल टू फ्लोट. साथ में पैरामीटर के रूप में हमने लिख दिया यहाँ पे d टाइप इक्वल टू फ्लोट. तो d टाइप इक्वल टू फ्लोट का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ तक का मेथड अगर हम काम में लेंगे इसका हमने हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल एरे क्रिएट होता है, उसका हमने कोई डाटा टाइप डिफाइन नहीं कर रखा. अब हम ये चाहते हैं कि इस एरे का डाटा टाइप के साथ में डिफाइन हो. डाटा टाइप का मतलब ये जो हमने वैल्यू पास कराई है, इंटीजर वैल्यूज होंगी कि कैरेक्टर वैल्यूज होंगी कि फ्लोट वैल्यूज होंगी. तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे d टाइप को साथ में डिफाइन कर दिया. तो d टाइप इक्वल टू फ्लोट का मतलब हो गया कि इस एरे में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज का डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा. तो हम इस एरे को जब प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट एरे क्या होगा, प्रिंट करवाने में लिखेंगे प्रिंट array1. हमने लिखा प्रिंट array1. जब हमारे पास जो array1 प्रिंट होगा तो उसकी सारी वैल्यूज किस टाइप में होंगी,
देखो यहाँ पे सभी वैल्यू इंटीजर है, यहाँ इंटीजर वैल्यूज हैं, लेकिन हमने इसका डेटा टाइप का डिफाइन कर रखा है, फ्लोट डिफाइन कर रखा है। इसका मतलब तो आउटपुट जितनी वैल्यूज होंगी किसमें होंगी, फ्लोट में होंगी। तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा 10.0, 20.0, 13.0। क्यों आया ये आउटपुट, क्योंकि हमने इसका डेटा टाइप क्या डिफाइन किया है, फ्लोट डिफाइन किया है। तो इंटीजर वैल्यूज को ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। ये आप बोल सकते हैं जब एरे में डेटा टाइप पैरामीटर हम काम में लेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, एरे की कीवर्ड वैल्यूज को उसके डेटा टाइप की वैल्यूज में ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन का मीनिंग होता है एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। टू टाइप्स होता है, इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इंप्लिसिट होता है वो ऑटोमेटिक परफॉर्म होता है, और एक्सप्लिसिट होता है वो यूजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो हम यहाँ पे इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन काम ले रहे हैं। इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में लिखा है डेटा टाइप इक्वल टू फ्लोट। इसका मतलब आपका जो पाइथन लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इन सभी इंटीजर वैल्यूज को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में। अगर यहाँ पे लिखा होता है डेटा टाइप इक्वल टू इंटीजर, तो सारी वैल्यू इंटीजर में यहाँ पे होती है। तो ये पहला मेथड हो गया जब एरे में हम डेटा टाइप को डिफाइन करके एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग डेटा टाइप क्रिएशन ऑफ एरे हो गया। सबसे पहले इंपोर्ट करना है numpy, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज एनपी। numpy को इंपोर्ट करने के बाद हमने एक वेरिएबल लिया array1 इक्वल टू लिखा हमने np.array, np numpy का ऑब्जेक्ट हो गया, array फंक्शन हो गया, उसमें स्केलर वैल्यू हमने पास कर दी 10 20 30 कॉमा d टाइप। किसके थ्रू हम बना रहे हैं, d टाइप के थ्रू बना रहे, तो हमने लिखा d टाइप इक्वल टू फ्लोट। यानी इसका मतलब इसका जो जितने भी वैल्यू चाहिए सभी वैल्यू जो हमने पैरामीटर हमने पास किए हैं, इन सभी वैल्यूज का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो इसका मतलब एरे किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का एरे क्रिएट होगा। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो इंटीजर वैल्यूज को ऑटोमेटिकली पाइथन किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में। होता है हमारे पास 10.0, 20.0 और 30.0। तो ये पहला मेथड हो गया बाय यूजिंग डी टाइप। ओके, सेकंड मेथड है we can create an array with an element initialized to 0 by using the function 0। यानी हम क्या कर सकते हैं, अभी जब हमने एरे में वैल्यूज पास किए 10 20 30 तक सभी वैल्यूज को हम 0 भी कर सकते हैं। यानी 0 एलिमेंट्स का हम एरे भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सभी वैल्यूज क्या होंगी 0। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन काम में लेके जीरोस फंक्शन में सहायता से हम क्या कर सकते हैं, 0 एलिमेंट्स का भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट the data type of array created by zeros is float। यानी बाय डिफॉल्ट अगर हम इसका डेटा टाइप इक्वल टू फ्लोट हम डिफाइन भी नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में जो जीरोस फंक्शन के द्वारा जो एरे क्रिएट होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट ही होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जीरोस का एरे बनाते हैं। तो जीरोस का एरे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, numpy को इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो सेकंड मेथड हो गया बाय यूजिंग जीरोस फंक्शन। तो सेकंड टॉपिक हम इसमें पढ़ रहे हैं creation of numpy array by using zeros function। यानी अब हम इसके थ्रू बना रहे हैं zeros function के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक numpy array को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, zeros function को यूज में लेंगे। तो सबसे पहले numpy को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे import numpy as np। यानी हमने numpy को इंपोर्ट कर दिया। अब numpy को इंपोर्ट करने के बाद में क्या करेंगे, numpy जो ऑब्जेक्ट है np उसके साथ से हम एरे क्रिएट करेंगे। तो उसमें हमने लिखा array1 इक्वल टू np डॉट। देखो यहाँ तक हमारा सेम रहेगा। अब जब हम एरे बनाने के लिए कौन सा फंक्शन काम में लेते हैं, एरे फंक्शन काम में लेते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, जीरोस का एरे बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जीरोस फंक्शन को काम में लेंगे। array1 इक्वल टू np डॉट जीरोस ब्रैकेट में लिखा है 3,4। 3,4 का मतलब हो गया हम एक एरे बना रहे हैं जिसके सभी एलिमेंट क्या है, 0 है। और 3,4 इसका मतलब 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम है इसमें 4। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक 4 बाई सॉरी रोज एंड कॉलम में क्या बना रहे हैं, 3 रो एंड 4 कॉलम का एक एरे क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और उस एरे का डिफॉल्ट एरे टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एरे पर। जब हम इस एरे वन को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट एरे होगा उसमें सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे।
और उनका डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो जीरोस फंक्शन की सहायता से हम एरे को क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन में जो डिफॉल्ट डेटा टाइप होगा वो हमेशा क्या होगा, फ्लोट होगा। तो उसको जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, एक एरे क्रिएट होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम होंगे 4, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 3। तो जो आउटपुट एरे क्या होगा हमारा, देखो नंबर ऑफ रोज है 3, तो हमारे पास क्या होगा 0.0 0.0 0.0, तो हमारे क्या होगा 3 रोज 0.2, ये हमारी 3 रोज होंगे। नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 4, तो पहला कॉलम, सेकंड कॉलम 0.0, थर्ड कॉलम 0.0, फोर्थ कॉलम 0.0, इसमें सारी वैल्यूज क्या होंगी 0 होंगी। तो हम क्या करें, जीरो फंक्शन की सहायता से 0 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक क्या होगा, 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट होगा। 2 डायमेंशनल एरे का मतलब दोज एरे व्हिच आर स्टोर्ड इन बोथ रो एंड कॉलम, ऐसे एरे जिनको रो एंड कॉलम दोनों में स्टोर किया जाता है, दोनों में लिखा जाता है, उनको बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे हमने फंक्शन लगाया है array1 इक्वल टू np.zeros, np.zeros यानी हम क्या करें, जीरोस फंक्शन की सहायता से एरे को क्रिएट करवा रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, एरे की जगह, एरे फंक्शन की जगह काम करेंगे जीरोस फंक्शन, और जीरोस फंक्शन में हमें क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ रोज कॉमा टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमें डिफाइन करने होंगे, पैरामीटर रूप में पास करने होंगे। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, array1 इक्वल टू np.0, np तो numpy का ऑब्जेक्ट हो गया, जीरो फंक्शन हो गया, उसमें हमने लिखा 3,4, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज हो गए 3, नंबर ऑफ कॉलम हो गए 4, यानी 3/4। हम इसको बोल सकते हैं 3/4 का एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ रो होंगे 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम होंगे 4, और सभी वैल्यूज क्या होंगी 0 होंगी। और जीरोस एरे का डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लोट होता है। तो फ्लोट का 0.0 0.0, तो 3 रोज 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए, 3/4 का आपका क्या बना दिया, जीरोस एरे बना दिया। ये था हमारा सेकंड मेथड। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वंस का एक एरे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सभी वैल्यूज क्या हो 1 हो। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन काम में लेंगे वंस, यानी वंस जहाँ पे हमने जीरोस काम में लिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, वंस फंक्शन को काम में लेके और एलिमेंट 1 का क्या कर सकते हैं, यहाँ से एरे क्रिएट कर सकते हैं। एलिमेंट 1 का एरे मतलब जिसकी सभी वैल्यूज क्या होंगी 1 होंगी, तो बाय डिफॉल्ट इसका भी डेटा टाइप क्या रहेगा, फ्लोट ही रहेगा। तो वंस का एरे कैसे बनाते हैं उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रिएशन ऑफ नंपाई एरे बाय यूजिंग वंस। क्रिएशन ऑफ नंपाई एरे बाय यूजिंग वंस फंक्शन की सहायता से हम लोग नंपाई एरे को कैसे बना रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग वंस। अब देखो पहले जब हमने जीरोस का एरे बनाया था तब हमने जीरोस फंक्शन को काम में लिया, तो उसके ब्रैकेट में हमने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को पैरामीटर में पास किया था। इसी तरीके से जब हम वंस का एरे बनाएंगे तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वंस फंक्शन को काम में लेकर इसके ब्रैकेट में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो नंपाई एरे बनाने के लिए सबसे पहले नंपाई को इंपोर्ट करना होगा, तो उसके स्टेटमेंट का इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, यहाँ पे नंपाई को इंपोर्ट कर लिया। अब क्या बनाएंगे, इसका एरे बनाते हैं। तो एरे बनाने के लिए हमने वेरिएबल लिया array1 इक्वल टू np डॉट। अब देखो एरे बनाने के लिए हम एरे को फंक्शन पैरामीटर एरे फंक्शन काम में लेते हैं, जीरोस का एरे बनाने के लिए हमने जीरोस फंक्शन काम में लिया था। उसी तरीके से वंस का जब एरे बनाएंगे तो उसके हम क्या करेंगे, वंस फंक्शन को काम में लेकर लिखेंगे वंस इनसाइड द ब्रैकेट में लिखा 2,3 2,3 का मतलब हो गया इस एरे में टोटल नंबर ऑफ रोज हो गए 2, टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गए 3। यानी हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, 2/3 का एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहे हैं। उस 2 डायमेंशनल एरे के सभी वैल्यूज क्या है 1 है, और बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, फ्लोट ही रहेगा। जब तक हम डेटा इक्वल टू इंटीजर डिफाइन नहीं करेंगे तब तक इसका डेटा टाइप हमेशा क्या रहेगा, फ्लोट रहेगा। तो इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे तो स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट array1। जब array1 को प्रिंट कराएंगे तो कंडीशन में कहूंगे टोटल नंबर ऑफ रोज 2, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 1। तो 1.1 सॉरी 1.0 1.0 1.0 पहली रो में, सेकंड रो 1.0 1.0 और 1.0, ये हमारी क्या होगी, थर्ड रो में। यानी इस तरीके से हमारे पास एक डायमेंशनल एरे क्रिएट होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 2, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3। तो रोज हमारे पास हो गए 0 1, कॉलम हो गए 0 1 2, तो हमारे पास 3 कॉलम
और 2 रोज का एक एरे क्रिएट हो गया, जैसे हमने लिखा था 2/3। तो ये सेकंड मेथड हो गया बाय यूजिंग क्रिएशन ऑफ नंपाई एरे बाय यूजिंग वंस। तो ये हो गया वंस का एलिमेंट, यानी वैल्यू 1 का एरे क्रिएट कर लिया, वैल्यू 0 का हमने एरे क्रिएट किया था बाय यूजिंग फंक्शन zeros। नेक्स्ट है क्या है, हम क्या कर सकते हैं, गिवन रेंज की वैल्यूज का भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो गिवन वैल्यूज की गिवन वैल्यूज ऑफ रेंज का एरे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अरेंज फंक्शन को काम में लेंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास एक गिवन रेंज की वैल्यूज का एक एरे क्रिएट करता है। तो थर्ड मेथड हम लोग इसमें पढ़ते हैं, क्रिएशन ऑफ नंपाई एरे बाय यूजिंग अरेंज फंक्शन। नेक्स्ट मेथड है क्रिएशन ऑफ नंपाई एरे बाय यूजिंग अरेंज फंक्शन। अब हमें क्या करना होगा, अरेंज फंक्शन की सहायता से हमें एक नंपाई एरे को क्रिएट करना है। तो अरेंज फंक्शन की सहायता से नंपाई एरे को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, रेंज को पैरामीटर के रूप में पास करवाना है। यानी जो अरेंज फंक्शन होगा उसमें हम रेंज पास करेंगे। रेंज का मतलब लास्ट वैल्यू क्या होगी, लास्ट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उसको हम इसमें पास करवाते हैं। तो नंपाई एरे बनाने में सबसे पहले क्या करना होगा, नंपाई का इंपोर्ट, तो इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, नंपाई को इंपोर्ट कर लिया। अब अरे बनाएंगे तो अरे बनाने के लिए हमने वेरिएबल दिया अरे1 इक्वल टू एनपी डॉट। ये तो गया हमारा नंपाई ऑब्जेक्ट। अब डॉट के बाद हमें क्या करना होगा, वो फंक्शन डिफाइन करना है जिसकी सहायता से हम अरे बना रहे हैं। तो कौन सा फंक्शन हमारा, अरेंज फंक्शन। तो अरेंज फंक्शन की सहायता से हम लोग क्या क्या बना रहे हैं, यहाँ पे अरे बना रहे हैं। हमने लिखा अरेंज वैल्यू पास के बाद पैरामीटर में 6, यानी हम एक एरे बना रहे हैं जिसमें क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 6 है। 6 का मतलब है गिवन रेंज की वैल्यूज होगी, यानी बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होंगे और इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 6 होंगे। इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो हमने लिखा प्रिंट अरे1। जब इस अरे का प्रिंट कराएंगे तो अरे में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होंगे, 6 होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे। तो हमारे पास आउटपुट अरे होगा, उसमें वैल्यूज होंगी 0 1 2 3 4 5। यानी अरेंज फंक्शन क्या करता है, गिवन रेंज के एलिमेंट्स का एक अरे क्रिएट करता है। तो हमारे पास जो गिवन रेंज है वो 6 है। इसका मतलब इस अरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6। तो कहां से स्टार्ट होंगे, 0 to 5। तो 0 to 5 के एलिमेंट्स का हमारे पास एक अरे क्रिएट हो गया। इसी तरीके से ये तो उस कंडीशन में जब आपके पास में लास्ट वैल्यू गिवन है, यानी लास्ट रेंज गिवन हो, और जब अगर आपके पास में फर्स्ट और लास्ट रेंज दोनों ही गिवन हो, साथ में स्टेप वैल्यू गिवन हो, तो उस कंडीशन में हमारे कैसे बनाएंगे। तो सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा पहला मेथड था जिसमें हमारे पास लास्ट रेंज गिवन थी। अब हमारे पास में क्या होगा, एक गिवन रेंज और साथ में स्टेप वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे लिखा अरे2 इक्वल टू एनपी डॉट अरेंज 2,24। देखो इसने कहा है अरेंज फंक्शन में 2,24, इसका मतलब एलिमेंट 2 से स्टार्ट करना है, लास्ट वैल्यू 24 होगी, 3 और स्टेप वैल्यू 3। यानी पहला एलिमेंट 2 होगा, 2 के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट में 3 का इंक्रीमेंट होगा और सारे की लास्ट वैल्यू क्या होगी, 24 होगी। तो इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो हमने लिखा प्रिंट अरे2। जब इस अरे2 को हम प्रिंट करवाएंगे तो उस कंडीशन में आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू हमारी 2 होगी, नेक्स्ट वैल्यू में 3 का इंक्रीमेंट हो गया 5 होगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू में 3 का इंक्रीमेंट हो गया 8, फिर 3 का इंक्रीमेंट हो गया 11, फिर 3 का इंक्रीमेंट 14, फिर 3 का इंक्रीमेंट हो गया 17, फिर हो गया 20 और उसके बाद में 23। ठीक है, अब 23 में 3 का इंक्रीमेंट कितना आएगा, 26। और 26 है वो गिवन रेंज में नहीं है। गिवन रेंज क्या कहती है कि आपकी रेंज होगी, उसका फर्स्ट एलिमेंट 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट एलिमेंट का होगा 24 तक होगा, और इन दोनों के बीच में कितना इंक्रीमेंट है, 3 का। हमारे पास पहला एलिमेंट होगा 2, इंडेक्स नंबर 0, सेकंड में एलिमेंट होगा 5, 3 का इंक्रीमेंट, फिर थर्ड में 3 का इंक्रीमेंट 8, फिर 3 का इंक्रीमेंट 11, फिर 3 का इंक्रीमेंट 14, फिर 3 का इंक्रीमेंट 17, फिर 3 का इंक्रीमेंट 20, फिर 23 में 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 26। लेकिन 26 है वो गिवन रेंज में एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो ये हो गया अरेंज फंक्शन का पहला फंक्शन होगा, पहली कंडीशन होगी जिसमें हमारे पास लास्ट वैल्यू गिवन होगी, उस कंडीशन में हमारे जो संख्या स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। सेकंड कंडीशन में हमारे पास रेंज गिवन होगी, रेंज का मतलब कहां से स्टार्ट करना हो कहां तक जाना है और इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करनी है। अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है इसका मतलब इंक्रीमेंट करना है और नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब डिक्रीमेंट करेंगे। ये हो गया सेकंड मेथड क्रिएशन ऑफ नंपाई एरे। तो ये हमारे पास एडवांस मेथड हो गए। अदर मेथड्स हो गए बाय क्रिएशन ऑफ नंपाई एरे। इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा बाय यूजिंग जीरोस फंक्शन, बाय यूजिंग वंस फंक्शन, बाय यूजिंग अरेंज फंक्शन, और we can also use as a d type as a parameter in arrange function. Okay, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग टेक्निक इन अरे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अब क्रिएशन ऑफ अरे के सारे मेथड्स हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे, कितने मेथड से अरे को क्रिएट कर सकते हैं, वन डायमेंशनल अरे कैसे क्रिएट करेंगे, टू डायमेंशनल कैसे क्रिएट करेंगे, बाय यूजिंग फंक्शंस हम अरे को कैसे बनाएंगे। अब हम पढ़ते हैं अरे में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है, किसी एलिमेंट को उसके इंडेक्स नंबर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को उसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग फॉर जस्ट वेट 5 मिनट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है कि इंडेक्सिंग टेक्निक में बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर से किसी एलिमेंट के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्लाइसिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज जो थी यानी स्टार्ट से लेकर लास्ट एंड तक में बीच की मिड की वैल्यूज का फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग स्लाइसिंग मेथड। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को हम अप्लाई करने के लिए हमको कैसे काम में लेते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, तो इसके लिए हम 2D अरे क्रिएट करते हैं। तो 2D अरे में हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होने जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 डायमेंशनल अरे को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर अरे को क्रिएट करने के लिए लिखेंगे import numpy at np। ये हमने क्या किया, numpy का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमने लिखा array1 equal to np dot array inside the bracket we will pass the 10 20 30 comma 14 15 and 16। ये हमने क्या किया कि 2 डायमेंशनल अरे कर लिया। डॉट मोर देन वन लिस्ट की सहायता से क्या करते हैं, यहाँ से 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं। इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे array1, जैसे array1 को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट अरे होगा 10 20 30 40 50 60। ये हमारे पास क्या होगा, एक 2 डायमेंशनल अरे आउटपुट में होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 डायमेंशनल अरे क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब इस एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होगा उसका इंडेक्स नंबर भी दोनों होंगे, रोज एंड कॉलम दोनों होंगे। तो हम पहले इसको देखते हैं कि इनके इंडेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं 2 डायमेंशनल अरे। यहाँ तक का समझ में आ गया कि 2 डायमेंशनल अरे कैसे बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका इंडेक्सिंग मेथड देखते हैं। इंडेक्सिंग मेथड कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि कोई 2 डायमेंशनल अरे हमारे पास में जिसमें 0 1 0 1 यानी हमारे पास 2 ही कॉलम है और 2 रो है। इसका मतलब इस एलिमेंट का इंडेक्स होगा इससे लिखकर पड़ा है 0 रो और 0 कॉलम से, तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 0 0, इसका इंडेक्स नंबर होगा 0 1, इसका इंडेक्स नंबर होगा 1 0, इसका होगा 1 1। तो इसी तरीके से इनके डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर क्या होंगे, रो के डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर होंगे 0 से स्टार्ट होंगे, कॉलम के डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होंगे 0 से स्टार्ट होंगे। इसका मतलब जब हम इस एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, इंडेक्स नंबर 0 0 को प्रिंट करवाना होगा। यानी 0 इंडेक्स नंबर 0 मतलब 0 रो एंड 0 कॉलम की वैल्यू को एक साथ में प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी। और इसको हमें किसके थ्रू प्रिंट करवाना है, इंडेक्सिंग टेक्निक के थ्रू प्रिंट करवाना है। तो इंडेक्सिंग टेक्निक में हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम। तो हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या है, array1। तो हमने लिखा प्रिंट array1, ये तो हमारा array का नाम हो गया। इंडेक्सिंग टेक्निक में हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू चाहिए, क्योंकि 2 डायमेंशनल अरे इसका मतलब 0 0 यानी array1 में इंडेक्स नंबर 0 0 का मतलब 0 रो एंड 0 कॉलम से मिलकर जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ उस मेमोरी ब्लॉक में जो एलिमेंट सेव है उसकी वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे।
तो हमारे पास एरे क्या था 10 20 30 40 50 60। इंडेक्स नंबर क्या है इसके 0 1 रोके कॉलम के 0 1 2। ये हमारा क्या है टू डायमेंशनल है। अब देखो टू डायमेंशनल है में क्या है 0 0 0 0 का मतलब 0 रो एंड 0 कॉलम। तो 0 रो कौन से ये 0 कॉलम ये होगा फिर दोनों से मिलकर जो मेमोरी को प्रिंट हुआ है उसको हम प्रिंट कराएंगे। इसका मतलब यहां से इसका आउटपुट वैल्यू कितनी होगी 10। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इंडेक्सिंग की सहायता से 2D अरे में या 1D अरे में किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। ओके तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है स्लाइसिंग टेक्निक थ्रू एलिमेंट्स की वैल्यू को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे।